पिछले कुछ वर्षों में भारतीय धरती पर हुए सबसे घातक हमलों की साजिश रचने वाले लोग एक एक करके रहस्यमय तरीके से गायब होने लगे। उच्च प्रोफाइल ऑपरेटिव जो सुरक्षित ठिकानों में छिपे बैठे थे, अब व्यवस्थित रूप से खत्म किए जा रहे हैं। ये हमले अलग अलग देशों में अलग अलग समय क्षेत्रों में हो रहे हैं, लेकिन लगभग हर बार आधिकारिक पुलिस रिपोर्ट का निष्कर्ष एक ही होता है। लक्ष्य को किसी अज्ञात हमलावर ने गोली मार दी। इन हमलों की टाइमिंग और सटीकता ये साबित करती है कि ये कोई सामान्य गैंगवार नहीं है। भारत के दुश्मनों का विदेशों में लगातार शिकार किया जा रहा है, एक ऐसी समन्वित छाया शक्ति द्वारा जिसे दुनिया अब केवल अननोन गनमैन के नाम से जानती है। लेकिन इस प्रतिशोध की विशालता को समझने के लिए हमें पीछे लौटना होगा। 11 जुलाई 2006 को मुंबई की भीड़ भाड़ वाली लोकल ट्रेनों में 7 बम धमाके हुए। सिर्फ 11 मिनट में काम से घर लौट रहे 200 से अधिक लोग मारे गए। फिर आया 26/11। समुद्र के रास्ते आए हथियारबंद आतंकवादियों ने मुंबई को 3 दिनों तक बंधक बना लिया। 166 लोगों की जान गई। रेलवे स्टेशन, कैफे और ताजमहल पैलेस होटल जैसे स्थानों पर जहां वे सुरक्षित होने चाहिए थे। पूरा भयावह दृश्य दुनिया ने लाइव देखा। सरकारी प्रतिक्रिया हमेशा की तरह पूर्वानुमेय रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, नागरिकों ने मोमबत्तियां जलाई, विदेशी सरकारों को सबूतों से भरी फाइलें भेजी गई, उनसे मास्टरमाइंड्स को गिरफ्तार करने की अपील की गई। लेकिन वे मास्टरमाइंड सीमा पार खुलेआम काम करते रहे। भारतीय खुफिया एजेंसियों को उन लोगों के नाम, नेटवर्क और ठिकाने पता थे, लेकिन सटीक खुफिया जानकारी भी तब बेकार हो जाती है जब राज्य के पास कार्रवाई की राजनीतिक इच्छा शक्ति न हो। इसी दौर में एक खुफिया अधिकारी था जिसने इस निष्क्रियता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अजीत डोभाल 2004 में इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के रूप में डोभाल दशकों से इन सीमा पार नेटवर्क्स पर नजर रख रहे थे। उन्होंने एक अत्यंत गोपनीय प्रस्ताव तैयार किया। तर्क सीधा था, अगले हमले का इंतजार करने और अंतर्राष्ट्रीय मदद की गुहार लगाने के बजाय भारत को दुश्मनों को उनके सुरक्षित ठिकानों में ही समाप्त करना होगा। उन्होंने ये ऑपरेशनल ब्लूप्रिंट तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व के सामने रखा, लेकिन आक्रामक रणनीति और कूटनीतिक जोखिम देखकर इसे तुरंत खारिज कर दिया गया। योजना व्यवहारिक थी, पर उसे फाइलों में बंद कर दिया गया। वो वर्षों तक एक दराज में पड़ी रही, ऐसी सरकार का इंतजार करते हुए जो इसे लागू करने का साहस रखे। निर्णायक मोड़ तब आया जब अजीत डोभाल ने गुजरात में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से एक पूरी तरह गोपनीय मुलाकात की। न कोई सहयोगी, न कोई आधिकारिक रिकॉर्ड। उस बंद कमरे में डोभाल ने अपने सभी निष्कर्ष रखे, लक्ष्य, छिपे वित्तीय नेटवर्क और कार्रवाई के सटीक चरण। मोदी ने सामग्री की समीक्षा की और रणनीति को समर्थन देने का दृढ़ आश्वासन दिया। राजनीतिक समर्थन मिलने के बाद तैयारियां पूरी तरह गुप्त रूप से आगे बढ़ी। डोभाल ने मेजर विक्रम सिंह रेतू जैसे एक विशिष्ट ऑपरेटिव को चुना और 15 लोगों की एक विशेष इकाई गठित करने का दायित्व सौंपा। इन लोगों को पारंपरिक सैन्य प्रशिक्षण से अलग तैयार किया गया। उन्हें सिखाया गया भीड़ में गायब होना, बिना दस्तावेज शत्रु देशों में प्रवेश करना और बिना कोई निशान छोड़े हमला करना। ये 15 गुमनाम ऑपरेटिव एक व्यावहारिक राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का अदृश्य हथियार बन गए। उनका पूरा प्रशिक्षण जनता की नजरों से दूर रखा गया। 2014 में राष्ट्रीय नेतृत्व बदला। अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त हुए। बाहरी आतंकवादी नेटवर्क भारत के भीतर मौजूद माफिया, वित्त पोषकों और सहानुभूति रखने वालों पर निर्भर थे। राज्य ने पहले इन घरेलू नेटवर्क्स को व्यवस्थित रूप से खत्म किया। फंडिंग, सुरक्षित ठिकाने और स्थानीय समर्थन काट दिया गया, क्योंकि जब तक अपना आंतरिक ढांचा सुरक्षित न हो, बाहरी मोर्चे पर प्रभावी कार्रवाई संभव नहीं होती। इसके बावजूद सीमा पार दुश्मनों ने हमले जारी रखे। पठानकोट और पुलवामा जैसे हमले इसका उदाहरण बने। उकसावे जारी रहे और डोभाल अपनी लक्ष्य सूची को लगातार अपडेट करते रहे। अंततः 3 दिसंबर 2021 को
2004 की मूल योजना का विस्तारित संस्करण प्रधानमंत्री के समक्ष रखा गया। खुफिया जानकारी, गुप्त टीमों की तैयारी और दशकों की योजना की समीक्षा के बाद अंतिम स्वीकृति दी गई। यहीं से ऑपरेशन अननोन गनमैन सक्रिय हुआ। इसके बाद वे लोग जिन्होंने अपहरण, बम धमाकों और प्रॉक्सी युद्धों की साजिशें रची थी, ये समझ गए कि विदेशी सीमाएं अब उन्हें सुरक्षा नहीं दे सकती। आज तक 60 से अधिक हाई प्रोफाइल लक्ष्यों को उनके अपने गढ़ों में समाप्त किए जाने का दावा किया जाता है। सरकार ने कभी सार्वजनिक रूप से किसी भी कार्रवाई की जिम्मेदारी नहीं ली। जहां कभी भारत अंतर्राष्ट्रीय अदालतों से न्याय की अपील करता था, वहीं अब प्रतिक्रिया तेज, अदृश्य और घातक बताई जाती है। भारत की सुरक्षा नीति बदल चुकी है। अब देश दुनिया से न्याय की मांग नहीं करता, बल्कि अपने तरीके से, खामोशी से उसे सुनिश्चित करने का दावा करता है।